ओके गाइस, सो हमने बहुत वेट कर लिया सबका। नाउ आई होप जिन्होंने ज्वाइन करना था उन्होंने कर लिया। आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन। तो आज हम अपना सेल साइकिल वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम लविशा है और आज हम अपना बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर को फिनिश कर देंगे जिसका नाम है सेल साइकिल। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? गुड इवनिंग कृषिका। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? गुड इवनिंग मीनाक्षी। लेट ज्वाइन किया आपने बच्चे, नेक्स्ट टाइम से बी ऑन टाइम, ओके? याद है लास्ट क्लास में? वेरी गुड यास्मिन, हमने किया था माइटोसिस। गुड सान्या, शाबाश। आज की क्लास में थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। डिफरेंट कैसे कि हर क्लास में मैं हमेशा पढ़ाती हूँ ना, आके बोलने लग जाती हूँ और फिर एंड तक मैं पढ़ाती रहती हूँ। आज की क्लास में आप लोग बोलेंगे, ठीक है? सो हम रिवाइज करेंगे माइटोसिस का सारा टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है? ताकि अगर कोई ऐसा भी है जिसने लास्ट क्लास नहीं अटेंड की थी, उसको भी रिवाइज हो जाए और आप लोगों का डबल रिवाइज हो जाए, ठीक है? और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो हम माइटोसिस एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो मैं आप लोगों से जिसका नाम लूंगी वही बोलेगा माइक ऑन करके। इस क्लास में माइक ऑन रहेगा, ठीक है? बट मुझे सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए। आई वॉन्ट एवरीवन्स पार्टिसिपेशन। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को ना आता हो तो माइक ऑन करके कह देना मैम आई कैन नॉट रिकॉल। बस मैं कुछ नहीं कहूंगी, कोई डंडा नहीं मारूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, बट आई वॉन्ट एवरीवन्स पार्टिसिपेशन। आंसर सबने देना है माइक में, जिसका भी नाम लूंगी, ठीक है? और जो जिसका नाम लूंगी वही माइक ऑन करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा, ठीक है? चलिए, तो लास्ट क्लास में वी डिड माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर दो फेजेस आते हैं। वो दो फेजेस कौन से हैं? रेज योर हैंड्स, हु विल टेल। माइटोसिस के अंदर दो फेज कौन से होते हैं? हाँ जी चेतना। यस चेतना। Ma'am, interphase and M phase. हाँ मुझे पता था, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। यास्मिन, आर यू अग्रीइंग विद चेतना? मैम साइटोकाइनेसिस और वेरी गुड, कैरियोकिनेसिस होता है मैम। वेरी गुड। मुझे पता था बहुत सारे बच्चे सेल साइकिल के दो फेजेस और माइटोसिस के दो फेजेस में कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चे माइटोसिस इज इटसेल्फ एम फेज। चेतना आ गया याद? ये तो एम फेज की हम खुद ही बात कर रहे हैं, हम सेल साइकिल के दो फेजेस नहीं, एम फेज के दो फेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो बिल्कुल सही कहा, इट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। वेरी गुड, ठीक है? सो कैरियोकाइनेसिस के हमने फर्दर कितने फेजेस पढ़े थे? रेज योर हैंड्स। बिना हाथ रेज किए कोई माइक ऑन नहीं करेगा। सिर्फ एक ही बच्चे को पता है कैरियोकाइनेसिस के कितने फेजेस थे आगे? कोमल। मैम 4 फेज होते हैं मैम इसमें। वेट 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 मैम फर्स्ट यास्मिन, वेट वेट वेट, मैं पहले जिसका नाम लूंगी वही, ठीक है यास्मिन? थोड़ा सा ओके वेट मैम। करो। हाँ जी, मीनाक्षी। नहीं भी आता तो माइक ऑन करके ये कह दो कि मैम नहीं आता, बट बोलना जरूर है, ठीक है? मैम नहीं आता, वो मंडे लाई नहीं थी। कोई बात नहीं, चोके चोके। बुशरा। मैं हाँ जी मैं बुशरा। बोलूं? ये कौन है? मैं बोलूं? बच्चे बीच में आप ऐसे बोलोगे ना तो मुझे पता नहीं लगेगा कौन बोल रहा है। मैम हाँ अनम बताओ। मैम प्रोफेस, हाँ जी बिल्कुल। मेटाफेस और प्रोफेज। टेलोफेस। प्रोफेज मेटा के बाद टेलोफेज आता है। ये मैम वो है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोनफेस। टेलोफेज, टेलोफेस। ठीक है, ठीक है, गुड। इसको याद रखने के लिए हमने बस इसकी फर्स्ट फॉर्म वो याद रख लेनी है, पी मैट, ठीक है? पी मैट, ओके, कोई बात नहीं बुशरा, इट्स ओके। तो अब प्रोफेज में हमने क्या स्पेशल पढ़ा था? हु विल टेल? रेज योर हैंड। प्रोफेज की हमने क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या चेंजेस आते हैं प्रोफेज में? शानू, सान्या, शानू वाले, बताए। शानू वाली सान्या। मैम, प्रोफेज में
क्रोमेटीन क्रोमोसोम बनता है वेरी First. गुड। क्रोमैटिन की कंडेंसेशन होती है, वेरी गुड। और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ और भी कुछ होता था? ऑर्गेनेली गोल्गी वेरी गुड, वेरी गुड। न्यूक्लियर एनवेलप और ऑर्गेनेलीज, यस मैम ठीक बस। है। और कुछ होता है यास्मीन, यू वुड लाइक टू ऐड? मैम कहना है हाँ जी कृषिका। मैम इट इज द लॉन्गेस्ट एंड फर्स्ट बिल्कुल, ये फेज। फर्स्ट फेज है, ये सबसे लॉन्गेस्ट है, वेरी गुड। इसमें और कोई चेंजेस होते हैं? हाँ जी मैम जो बुशरा। न्यूक्लियर मटेरियल होता है मैम साइटोप्लाज्म में भी तो मिल जाता है ना? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में मिल जाता है मतलब न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गया, न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल गायब नहीं हुआ, सिर्फ उसकी आउटलाइन डिसअपीयर हुई है। ठीक है, हाँ जी शिवानी। मैम स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। वेरी गुड, स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू होती है। और एक चीज और होती है, स्पिंडल फॉर्मेशन किसकी वजह से शुरू होती है? एक और चेंज कोई बताना चाहेगा? मैम हम बताएं? हाँ जी सान्या, मैम सान्या चौधरी, हाँ जी। मैम क्रोमोसोम की वजह से। क्रोमोसोम की वजह से, और कोई कुछ? और मैम जो सेंट्रोसोम होती है वो टुवर्ड पोल जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। सेंट्रोसोम्स जो हैं या सेंट्रियोल्स कह सकते हैं, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी पोल। ठीक है, तो देखो कितना कुछ होता है प्रोफेज में, सब कुछ प्रोफेज में हो रहा है। वेरी गुड। अब ये रिवाइज करवाने का पर्पस भी है कि आगे काम आने वाला है, ये चीज मियोसिस में भी काम आएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से ही रिवाइज करवाया जाए। ठीक है, मैं बोलूंगी तो फिर वो मोनोटोनस सा हो जाता है। चलिए, तो मेटाफेज के कुछ खास फीचर्स कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। मुझे सिर्फ वही 2-3 बच्चे दिख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि सभी पार्टिसिपेट करें। गौरव कुमार, बच्चे कैन यू हियर मी? यस मैम। हाँ मैम जी। मेटाफेज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स तो होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ खास फीचर क्या है मेटाफेज का? बच्चे आपका नाम क्या है? मैम संजना। संजना, ओके ओके। मानसी, मानसिका, वेरी गुड। रेनू ने लिख के बताया है, सब इक्वेटर पर आ जाते हैं, वेरी गुड। और क्या फॉर्म कर देते हैं? मैम न्यूक्लियस को डिसॉल्व, मैम न्यूक्लियस तो डिसॉल्व हो जाता वो तो हो गया, फर्स्ट में हो गया। अब मेटाफेज में इक्वेटर पर आ गए सारे क्रोमोसोम्स एंड दे फॉर्म व्हाट? मेटाफेज प्लेट। वेरी गुड, गुड, दे फॉर्म मेटाफेजिक प्लेट, वेरी गुड। और किसी ने ये भी लिखा है चैट बॉक्स में कि क्रोमोसोम्स को हम काउंट कर सकते हैं इजीली, ये दिस इज द बेस्ट स्टेज टू काउंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये मेटाफेज में ये चीजें होती हैं। चलिए, एनाफेज सबसे छोटू सा फेज था, इसमें क्या होता है? और हाँ बिल्कुल, संजना ने एक और इम्पोर्टेंट चीज बनाई कि काइनेटोकोर से आकर स्पिंडल फाइबर्स ज्वाइन हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीजें मेटाफेज में होती हैं, वेरी गुड। चेतना ने बताया था, हाँ देखो दोनों ने सेम बताया, वेरी गुड। अब एनाफेज में क्या होता है? अनम बताइए। मैम ये फोर्थ फेज होता है माइटोसिस का। थर्ड, थर्ड, हाँ जी। फोर्थ, थर्ड होता है मैम। एनाफेज थर्ड है, आपने ही तो बताया। पीमैट, कंफ्यूज हो गए? पायल इज सेइंग सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं, बिल्कुल ठीक है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए और फिर क्रोमोसोम्स क्या करने लग जाते हैं? जो क्रोमैटिड्स हैं वो कहाँ जाने लग जाते हैं? अपने अपने पोल्स पर। पोल्स की तरफ। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, इसमें सिर्फ यही होता है, छोटा सा फेज है, इसमें सिर्फ यही होता है। ठीक है, टीलो फेज का यास्मिन। मैम टेलोफेज में तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है ना मैम 2 पार्ट्स पे?
हाँ मतलब न्यूक्लियर एनवेलप जो था वो रीअपियर हो जाता है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ऑपोजिट टू प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमैटिन की कंडेंसेशन हुई थी, वो वापस डीकंडेंस हो जाता है, फिर से क्रोमैटिन बनने लग जाता है। जो न्यूक्लियर एनवेलप और ऑर्गेनेलीज गायब हुए थे, बिल्कुल चेतना, वेरी गुड, वो फिर से रीअपियर कर जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ टीलोफेज में होता है और इसके बाद हमारा कैरियोकाइनेसिस फिनिश हो जाता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस फिनिश हो जाता है एंड हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है और सेल डिवाइड कर जाते हैं। ठीक है, तो ये माइटोसिस था जो मुझे आप लोगों से रिवाइज करवाना था, इसीलिए ताकि मेयोसिस में आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो। ठीक है गाइज, वेरी गुड, आप सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, एवरीवन क्लैपिंग सबके लिए। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया आप लोग भी शर्माया मत करो, पार्टिसिपेट किया करो। ठीक है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह रहा आपको। ठीक है, मैं तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती हूँ। सो जितना आता है पार्टिसिपेट किया करो एवरीवन। ठीक है, योगिता मैम। ने, हाँ योगिता ने इस बार कुछ नहीं बोला। योगिता, चलिए, तो अब हम देखते हैं मेयोसिस क्या है। ठीक है, माइटोसिस और मेयोसिस में अगर हम डिफरेंस देखें, नहीं आता था, ओके शायद आप फिर लास्ट क्लास में आए नहीं थे। ओके ओके ओके, फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर की। ठीक है, आया करो, अब आओगे तो हम इस तरह से हर क्लास में मैं आप लोगों का टेस्ट लिया करूंगी, तो ज्यादा एक्साइटमेंट होगी। ठीक है, मजा आएगा, आप लोगों को भी बोर नहीं होते है ना, एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड टू आंसर। चलिए, तो माइटोसिस और मेयोसिस में अगर हम देखें, माइटोसिस को हम कौन सी डिवीजन कहते हैं, इसको हम इक्वेटोरियल, है ना, इक्वेशनल कह सकते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। और मेयोसिस को कौन सी डिवीजन कहते थे, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, वेरी गुड संजना, माइटोसिस को इक्वेशनल क्यों कहते हैं, हु विल टेल, मीनाक्षी, पायल। अच्छा, मीनाक्षी ने तो क्लास नहीं लगाई थी, आई अंडरस्टैंड। मैम हम बताए, हाँ जी बोलो सान्या। क्योंकि मैम ये इक्वेटर पे ज्यादा होते हैं। इक्वेटर पे ज्यादा होते हैं, मैम इक्वेटर पे आ जाते हैं ना ये। लॉन्ग होते हैं उसके। ये तो मेयोसिस में भी होगा। देखो, माइटोसिस में इक्वेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा पेरेंट सेल था उससे जो डॉटर सेल बनता है वो बिल्कुल सेम होता है, जो हमारा डीएनए कंटेंट है वो बिल्कुल इक्वल डिवाइड होता है, मतलब इक्वल रहता है, जो पेरेंट सेल में था वही डॉटर सेल में है। ठीक है, 2n से 2n ही बनेगा, तो ये माइटोसिस है। मेयोसिस को रिडक्शनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर इसमें डिप्लॉयड है तो फिर इसके बाद हमें क्या मिलता है, हमें 4 हैप्लॉयड सेल्स मिलते हैं, यानी कि अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर एक इसमें क्या हो गए, हाफ हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए और इसमें इक्वल रहे। ठीक है, अभी हाफ क्यों होते हैं ये हमने आज की क्लास में करना है, तो हमने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आज हम यही पढ़ेंगे। सो मेयोसिस बेसिकली कब कहाँ होती है, मेयोसिस का सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें मेयोसिस होती है, और मेयोसिस होती कौन से सेल्स में है, मेयोसिस होती है जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स क्या होते हैं, जो गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। और माइटोसिस कहाँ होती है, माइटोसिस कहाँ पर होती है, मैम ग्रोथ के समय। हाँ कौन से सेल्स में होती है, बिल्कुल ग्रोथ के टाइम होती है। सेल्स कौन से होते हैं जिनमें माइटोसिस होती है, वेरी गुड रेनू, बुशरा हिंदी ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये सोमैटिक सेल्स में होती हैं। सोमैटिक सेल्स हो गए मतलब हमारी बॉडी के सारे सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल्स, हमारे स्किन के सेल्स, ब्लड के सेल्स, ब्रेन के सेल्स, लिवर के सेल्स, सारे सेल्स सोमैटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, सो मेयोसिस देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या यूज है, जो मेल
क्योंकि इसमें जैसे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मेल एंड फीमेल। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मेल्स और फीमेल्स हम डिप्लॉयड हैं। 2n मतलब डिप्लॉयड, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, हर एक क्रोमोसोम 2 के पेयर में प्रेजेंट होता है। तो मेल्स में गैमीट्स बनते हैं जिसको हम स्पर्म कहते हैं, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है, जो हैप्लॉइड होते हैं। और फीमेल्स में गैमीट बनता है एग, जो हैप्लॉइड होता है। और ये प्रोसेस कौन सी है जिससे हैप्लॉइड सेल बन रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन हो रही है, इसी को हम मियोसिस कहते हैं। ठीक है, तो मियोसिस के दौरान मेल्स में और फीमेल्स में गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 2 सेट होते हैं, एक मदर से आता है एक फादर से आता है, इसलिए हम इसको डिप्लॉयड बोलते हैं। जब एक एक सेट रह जाता है उसे हम हैप्लॉइड बोलते हैं, यानी कि n। 2n stands for diploid, n stands for haploid। फिर उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन होती है, और क्या बनता है, जाइगोट, जो कि 2n होता है। फिर से डिप्लॉयड बन गया जाइगोट। अब ये जाइगोट कौन सी डिवीजन से डिवाइड करता है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है और ह्यूमन बीइंग बनते हैं। अब ये वाली डिवीजन कौन सी होती है, जाइगोट टू ह्यूमन? माइटोसिस। वेरी गुड यास्मीन, इस ये है माइटोसिस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इक्वेशनल डिवीजन। अब सारे सेल्स एक जैसे बनेंगे। रिडक्शनल डिवीजन कहाँ हुई, सिर्फ गैमीट्स बनने के टाइम पे। ठीक है, सो मियोसिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जर्म सेल्स में हो रही है। और आज हमने इस मियोसिस के बारे में पढ़ना है कि कैसे नंबर हाफ हो जाता है। आपके दिमाग में ऑब्वियसली क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले 2n था, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन रहे हैं सेल्स, ये कैसे बन रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है जिससे डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन रहे हैं। और ये आज की क्लास में हमारे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, सो आज हमने क्या पढ़ना है, मियोसिस के बारे में। मियोसिस के बारे में 2-3 खास फीचर्स हैं। सबसे पहले मियोसिस होती कहां पर है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का रोल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस कर देती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। अब हाफ क्यों होते हैं, अगर ये हाफ ना होते तो और 2n ही फ्यूज कर जाते, 2n फ्यूज कर जाते तो क्या बन जाता, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो 4n होता, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाते। फिर आगे 4n और 4n फ्यूज करते तो क्या बन जाता, 8n बन जाता। ऐसे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो बढ़ जाते, स्पीशी ही अलग हो जाती, ह्यूमन बीइंग से हम कुछ और ही बन जाते। ठीक है, सो अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कंजर्व रखने के लिए मियोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हाफ होना जरूरी है ताकि फ्यूजन के बाद फिर से नंबर रिटेन हो जाए। ठीक है, तो ये मियोसिस जो है ये 9 स्टेजेस में डिवाइडेड है। अब इसको 9 स्टेजेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि मियोसिस के 2 साइकिल्स होते हैं। माइटोसिस तो हमने एक ही साइकिल में पढ़ लिया था ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन ये जो मियोसिस है, मियोसिस के 2 साइकिल्स होते हैं। एक होता है मियोसिस 1 और फिर होता है मियोसिस 2। इसके 2 साइकिल्स होते हैं। इन दोनों के बीच में एक लंच टाइम होता है, ब्रेक पीरियड होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरकाइनेसिस। वेरी गुड चेतना। ठीक है, सो ये क्या है, इट इज अ रेस्टिंग पीरियड बिटवीन 2 साइकिल्स ऑफ मियोसिस। सो ये जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है, अगर हम फर्दर इनके सब पार्ट्स पढ़ें, सब फेजेस पढ़ें, तो क्या होगा, मियोसिस में भी वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है। ठीक है, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस 2 में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बट इनको हम लिखते कैसे हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि मियोसिस 1 के सब पार्ट्स हैं, इसलिए हम इसको प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 कहते हैं। और जो मियोसिस 2 के सब पार्ट्स हैं वो क्या है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो टोटल अब कितने हो गए, काउंट करिए कितने स्टेजेस हो गए, 1 2 3 4। फिफ्थ इज इंटरकाइनेसिस, उसको भी काउंट करते हैं, 6 7 8 और 9। इंटरकाइनेसिस में होता कुछ नहीं है,
ठीक है, जैसे कि हमारे स्कूल में ब्रेक टाइम होता है, ब्रेक टाइम में कोई पढ़ाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें रेस्ट करना होता है ना। तो सेम सेम इसमें भी सेल रेस्ट करता है, लेकिन टाइम टेबल में हम ब्रेक पीरियड को मेंशन करते हैं ना, जो लंच टाइम होता है, तो इसलिए हम इसको एक काउंट करेंगे स्टेज, बट होता इसमें कुछ नहीं है। तो टोटल 9 स्टेजेस हो गए। ठीक है, अगर हम 8 स्टेजेस कहेंगे तो इसका मतलब हो गया कि प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज के बाद डायरेक्टली प्रोफेज 2 स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता, बीच में एक रेस्टिंग स्टेज भी आता है। तो टोटल 9 स्टेजेस है। ठीक है, मैम ये फिफ्थ स्टेज इसकी रेस्टिंग स्टेज है। क्या कह रहे हो? इंटरकाइनेसिस रेस्टिंग स्टेज है। हाँ हाँ ओके बिल्कुल। मैम। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। हाँ जी, जो हमारे मूवी के बीच में इंटरवल होती है ना रेस्ट करने के लिए, वो है ये, यस मैम। वो हाफ के बीच की इंटरवल है। मैम हो गया। हो गया। जिसमें पॉपकॉर्न खाते। हाँ, बट इसमें सेल कुछ नहीं करता, सिर्फ रेस्ट करता है। चलिए, सो ये जो प्रोफेज 1 है ना, मियोसिस 1 का ये जो प्रोफेज 1 है, ये बहुत बड़ा फेज होता है, इसके आगे भी बहुत, इसमें बहुत कुछ होता है, तो इसको फर्दर 5 सब स्टेजेस में, सब स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। अब वो स्टेजेस क्या हैं, ये आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, है ना। देखिए, इस प्रोफेज 1 के सब स्टेजेस क्या है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। LZPDD, LZPDD, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 2 डी में आपको कंफ्यूज होगी, तो याद रखना है, पहले इन वाले सारे पहले हैं, डाइकाइनेसिस अलग सा नाम है, ये लास्ट में है। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले इस प्रोफेज 1 को ही स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, ये जो मियोसिस 2 होती है ना, मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसी होती है, जैसे जो आप लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग में मुझे समझाई। ठीक है, वो सेम उसके जैसी है, मतलब इसमें इक्वेशनल डिवीजन ही हो रही है। तो फिर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ कौन से डिवीजन में हो रहे हैं? मियोसिस 1 में। इट मींस मियोसिस 1 में ऐसा कुछ खास हो रहा है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो रहे हैं, वो फर्स्ट स्टेज में ही हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेज 1 के बारे में पढ़ें। प्रोफेज 1 में क्या हो रहा है? प्रोफेज 1 का सबसे पहला फेज क्या है? लेप्टोटीन। तो आइए हम डायग्राम से देखते हैं लेप्टोटीन में क्या हो रहा है। लेप्टोटीन है हमारा फर्स्ट स्टेज, इसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन होता है। ठीक है, इसमें जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स। वेरी गुड। तो ये क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने बनाया है, ये क्रोमैटिन है, उलझा हुआ, टैंगल्ड फॉर्म कहते हैं क्रोमैटिन को, पता है ना। और इससे यस मैम। अनटैंगल हो गया, डीटैंगल हो गया, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। तो कौन सी फॉर्म बना दी इसने? क्रोमोसोम। अब आप लोग जरा ध्यान से देखिए, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि मैम आपने क्रोमोसोम ऐसे 2 क्रोमैटिड वाला क्यों बनाया है, ये सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम क्यों नहीं बनाया? आवाज कट रही है बुशरा? सबको आवाज कट रही है या क्लियर है? मैम क्लियर है। क्लियर है, ठीक है, फिर शायद उनके घर वहां पे कोई नेटवर्क इशू हो सकता है। हाँ जी, तो आप बताइए कि मैंने ये डबल क्रोमोसोम क्यों बनाया, सिंगल क्यों नहीं बनाया? क्वेश्चन समझ आया? हाँ, बुशरा का नेटवर्क इशू है, बुशरा यू कैन रीजॉइन। क्रोमोसोम तो ये भी ग्रीन वाला भी एक क्रोमोसोम ही है ना, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, डिफरेंस क्या है दोनों में? इसमें एक क्रोमैटिड है ग्रीन वाले में, और रेड वाले में 2 क्रोमैटिड्स है। तो मैंने ये डबल क्रोमैटिड वाला ही क्यों बनाया, ऐसा सिंगल क्रोमैटिड वाला क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मैम ये जर्म सेल्स है और वो 2n होते हैं। 2n होते हैं, 2n तो हो गया, 2n का मतलब हो गया 2 क्रोमोसोम का पेयर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये जो 2 क्रोमोसोम, ये एक ही क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स क्यों बनाए हैं मैंने? मैम एक मेल होगा एक फीमेल। मेल और नहीं, ये एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम मेल और फीमेल कैसे हो सकता है? डिप्लॉयड। ना, बड़ा सिंपल सा मैम क्वेश्चन है, मैं ताकि जानबूझ के जेनेटिक आपको कंफ्यूज कर मटेरियल रही शेयर अच्छे से हो पाए। हूँ। वो तो बाद की बात है, ये अभी डबल क्यों हुआ है, ये डबल क्यों है? मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ और आप कंफ्यूज हो रहे हो।
सेल साइकिल में, मैम ये इसकी कॉपी है। मैम हाँ कॉपी बिल्कुल, किसने बताया, वेरी गुड। जो मैम एम फेज है, वेरी गुड चेतना, जो एम फेज है वो किसको क्रॉस करके आता है, आई फेज को। तो इस आई फेज में क्या हो रहा है, G1 फेज हो रहा है, एस फेज हो रहा है, G2 हो रहा है। एस फेज नाम सुना है, एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। तो हर जो एक क्रोमोसोम है, जो पहले ऐसा दिखता था, अब वो क्रोमोसोम कैसा बन जाएगा, है वो एक ही क्रोमोसोम बट इसमें डीएनए कंटेंट जो है वो डबल है। समझ आया, यस मैम। सबको क्लियर हुआ। आप लोगों को पता था ये, बट आपको बोलना नहीं आया, है ना। डीएनए कंटेंट डबल हो गया, इसलिए मैंने क्रोमोसोम रेड कलर में दिखाया है, ये ग्रीन वाला नहीं दिखाया। इसको मैं रब कर दूंगी। सो हमारा क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो गया, सॉरी क्रोमैटिन कंडेंस हो गया, क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, लेप्टोटीन में बस यही होगा, लेप्टोटीन में सिर्फ इतना है। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज जो है जाइगोटीन स्टेज। अब इससे पहले हम जानते हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अब मैंने आपको, हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46। 46, वेरी गुड। और पेयर्स कितने हैं, मैम मैम 23। 23 क्रोमोसोम 23 पेयर 23 है, वेरी गुड। ठीक है, सो इट मींस कि एक सेल में हर एक क्रोमोसोम का एक पिछड़ा हुआ साथी भी प्रेजेंट है, पेयर, कपल, जोड़ीदार कह सकते हैं, यस मैम। है ना। जैसे ब्लू का यहाँ पर है, सिमिलरली रेड है, तो रेड का भी कहीं ना कहीं कोई पेयर प्रेजेंट होगा। इसी तरह सारे 46 क्रोमोसोम्स जो हैं उनका कोई ना कोई पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, सो इट मींस एक्चुअल में 23 ही है, दूसरे 23 क्रोमोसोम्स तो उसी के पेयर होते हैं। ठीक है, सो ये जो सेम सेम वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, जो एक पेयर के क्रोमोसोम्स होते हैं, इन पेयर को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो सेम होता है। लाइक अगर इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर आई का जीन है, तो दूसरे इसके पेयर में भी यहाँ पर आई का जीन ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हेयर कलर का जीन है, तो दूसरे उसमें भी हेयर कलर का ही एलील होगा। ठीक है, और ये एलील वगैरह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं एक पेयर के दो क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यस मैम। ठीक, यस मैम। ठीक है। सो अब जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, जाइगोटीन में जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिखरे हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो सारे पेयर्स जो हैं वो आमने सामने आ जाएंगे। बिछड़े हुए साथी जो हैं वो इस स्टेज में आकर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहाँ क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब देखिए, जैसे ये रेड के मैंने दो बनाए हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये एक पेयर है, ये शेड कर दिया, और ये दूसरा क्रोमोसोम है। इन दोनों का एक पेयर है, ये दो क्रोमोसोम्स हैं, दोनों एक पेयर बना रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, एंड दे आर वन पेयर। ठीक है, और मैं एक चीज दोबारा रिपीट कर दूं, सबसे पहले कोई क्लास में बिना परमिशन के लीव नहीं करेगा क्लास को। ठीक है, दूसरा, सब क्लास को टाइम पे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अगर आपका पिछला रह जाएगा तो वो रिपीट नहीं होगा। और उसके बाद टेस्ट का दोबारा याद करा रही हूँ, इस संडे वाला टेस्ट सबने देना है। ठीक है, एक छोटा सा रिमाइंडर था बीच में। चलिए, तो ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइनैप्सिस। साइनैप्सिस इज अ प्रोसेस जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पेयरिंग होती है ना, ये जो क्रोमोसोम्स आए, इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनने लग जाता है। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, बायो का नहीं, फिजिक्स का टेस्ट है, सबने देना है। ठीक है, इसको कहते हैं साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। गुड टिंकल, साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह से ये जो दो पेयर्स हैं इनको जोड़ने वाला फेविकॉल है। ये फेविकॉल है जिसने इन दोनों पेयर्स को आपस में जोड़ दिया। ठीक है,
सिमिलरली ये वाले जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनके बीच में भी ये बन जाएगा, सारे क्रोमोसोम्स जो पेयर्स होंगे उनके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, सो अब जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो गए, इनको हम बाईवेलेंट कहेंगे। बाईवेलेंट क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हुआ, बाईवेलेंट का मतलब क्या हुआ, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स आ गए हैं। बाईवेलेंट का मतलब हुआ कि पेयर बन चुका है, 2 क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, तो इसलिए हम इनको बाईवेलेंट कहते हैं। इसको हम टेट्राड भी कहते हैं। टेट्राड क्यों कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना ना ये पूरा, इसको हम टेट्राड कहते हैं। टेट्राड क्यों, टेट्रा का मतलब 4, 4 क्या है यहाँ पर, वेरी गुड चेतना, 2 क्रोमोसोम्स और 4 क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स गिने, क्रोमैटिड्स 1 2 3 4, ये 4 क्रोमैटिड्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स हैं, तो इसलिए हम इसको टेट्राड कहते हैं या बाईवेलेंट कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इट इज बाईवेलेंट और टेट्राड। ये क्लियर हुआ। ठीक है, नाउ वी हैव आवर थर्ड स्टेज विच इज पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन स्टेज की खासियत है यहाँ पर होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। अब ये रिकॉम्बिनेशन क्या चीज है, ये देखिए, ये जो हमारे पेयर था क्रोमोसोम्स का, ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जीन्स जो हैं वो एक्सचेंज हो गए, ठीक है, इंटरचेंजिंग हो गई, और जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई है उस पॉइंट को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ये छोटे छोटे टर्म्स ना इंपॉर्टेंट है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई। ठीक है, सो पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, मतलब ये एंजाइम के साथ होती है, और वो एंजाइम कौन सा है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये तो आसान है नाम याद करना, जो रिकॉम्बिनेशन करवा रहा है वो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है। ठीक है, सो पैकेटीन स्टेज में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना देखो बहुत जरूरी है वेरिएशंस लाने के लिए। ठीक है, जो क्रोमोसोम है अगर एज इट इज वो क्रोमोसोम्स चले जाएंगे तो क्या होगा, कोई भी जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा वो या तो सिर्फ अपनी मदर जैसा दिखेगा या पूरा अपने फादर जैसा दिखेगा। लेकिन हम में क्या होता है, कुछ गुण फादर के भी होते हैं, कुछ गुण मदर के भी होते हैं, कुछ बिल्कुल डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है, ये जीन्स की क्रॉसिंग ओवर से हो रहा है, कि कोई भी क्रोमोसोम डिटो कॉपी मदर या फादर का नहीं आता, जीन्स जो है वो इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये विद एवोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है, मियोसिस का ये बहुत खास कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी वजह से ही वेरिएशंस हो रही हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम डिप्लोटीन स्टेज पे। अब देखो क्रॉसिंग ओवर सबसे इंपॉर्टेंट काम था, क्रॉसिंग ओवर सबसे इंपॉर्टेंट काम था, तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा था, वो क्रॉसिंग ओवर करवाने के लिए ही बना था। अब क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, अब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का कोई काम नहीं है ज्यादा, तो अब क्या होगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व कर जाएगा। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या किया, ये क्या कर गया, ये डिसॉल्व कर गया। ठीक है, डिसॉल्व कर गया मतलब अब ये गायब हो गया, गायब होने लग गया, लेकिन कुछ पार्ट पे ये अभी भी क्रोमोसोम्स जो है अटैच्ड रह गए, स्टिल अटैच्ड रह गए किसी पार्ट में। इसको हम कहते हैं कियाज्मेटा। इसको हम क्या कहते हैं, कियाज्मेटा। कियाज्मेटा वो पॉइंट है जहां पर क्रोमोसोम्स अभी भी अटैच्ड हैं। ठीक है, तो डिप्लोटीन स्टेज में कियाज्मेटा फॉर्मेशन हो रही है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ खास हुआ था। लेप्टोटीन में कंडेंसेशन हुई थी, जाइगोटीन में साइनेप्सिस हुआ था, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हुई थी, डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हुआ। ठीक है, तो हर एक स्टेज में कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है।
ठीक है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी अभी भी वहां पर वो जुड़ा हुआ है, स्टिल अटैच्ड एट क्रॉसिंग ओवर साइट, और इसको हम क्याजमेटा कहते हैं। तो क्याजमेटा कौन से फेज में फॉर्म हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डिप्लोटीन फेज में फॉर्म हो रहा है। सबको याद हो गया? किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? उसके बाद फिफ्थ फेज कौन सा है हमारा? डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होगा? अब ये जो हमारा क्रोमोसोम का पेयर था, ये सिर्फ एक बस छोटे से पॉइंट से एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, बिल्कुल स्मॉल पॉइंट पे अटैच रहेगा, बाकी सारी जगह क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो प्रॉपरली सेपरेट हो जाएंगे, कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्याजमेटा रह जाएगा, जस्ट अ बिट ऑफ क्याजमेटा इज लेफ्ट। ठीक है, और इसको एनसीईआरटी क्या कहती है? इस चीज को एनसीईआरटी कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा। हो गया, क्या हो गया? टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा, यानी कि क्याजमेटा अब एक बिल्कुल एंड पर आ गया, थोड़ा सा रह गया बिल्कुल एंड पे। ठीक है, बट है। और डायकाइनेसिस में और भी एक दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्रोमोसोम जो है वो फुली कंडेंस हो जाता है। क्रोमोसोम अब फुली कंडेंस हो चुका है, पूरी तरह से कंडेंस हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है और न्यूक्लियोलस है, ये भी डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, कंडेंसेशन क्रोमोसोम की मतलब क्रोमोसोम का कंपैक्ट होना, क्रोमैटिन से कंपैक्ट स्टेज में आना। ठीक है, ये मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था ना लास्ट क्लास में। इनमें डिफरेंस, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, इन सब में डिफरेंस बताया था ना लास्ट क्लास में, बड़े अच्छे से, इसलिए कराया था कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और फाइनली मेयोटिक स्पिंडल बनने लग जाता है। मेयोसिस है तो मेयोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब कुछ क्या किस में हो रहा है? ये सारा कुछ हमारे डायकाइनेसिस में हो रहा है, जो हमारे प्रोफेज 1 का लास्ट फेज है। अब हमारा प्रोफेज एंड हो गया। विद दिस आर प्रोफेज एंड्स। प्रोफेज 1 का एंड हो गया। इसके बाद क्या आएगा? मेटाफेज 1 आएगा। तो एक बार प्रोफेज 1 का डायग्राम देख ले। हमने क्या देखा? डायग्राम से देख लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेप्टोटीन में क्या हुआ? लेप्टोटीन के खास फीचर हमने क्या पढ़ा? लेप्टोटीन की खासियत क्या है? लेप्टोटीन में क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है, दिख रहा है। जाइगोटीन में क्या खासियत थी? जाइगोटीन की खासियत थी साइनेप्सिस, यानी कि देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो पेयरिंग हो गई और बीच में ये एक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने लग गया। वेरी गुड टिंकल। ठीक है, और उसके बाद पैकेटीन की खासियत क्या थी? पैकेटीन में क्या खास है? क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन। वेरी गुड चेतना। ठीक है, एंड डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन की खासियत क्या थी? क्याजमेटा बनता है इसमें और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है ना? देख सकते हैं आप, धीरे धीरे क्या हुआ? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो गायब होने लग गया। यहाँ पर देखिए, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब होने लग गया। और फिर फाइनली डायकाइनेसिस में क्या होता था? डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन इंपॉर्टेंट था, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा। तो ये सारे फेजेस की ये इंपॉर्टेंट चीजें ये आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन इनमें से आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आएगा मेटाफेज 1। ठीक है, सो मेटाफेज में हमने क्या देखा था? मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स आ जाते हैं इक्वेटर पर। अब यहाँ पर क्रोमोसोम अकेला नहीं है, स्टिल हमारे क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट हैं। ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है,
अब ये जुड़े हुए हैं ना आपस में, दे आर कंबाइंड टुगेदर, ये किसी ना किसी पॉइंट से, थोड़े से पॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो हम इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राड। टेट्राड मैंने आपको बताया क्यों बोलते हैं इसको हम टेट्राड, क्योंकि इसमें 4 क्रोमैटिड्स हैं। क्रोमोसोम्स कितने हैं? ये 4 क्रोमैटिड्स हैं। और क्रोमोसोम्स कितने हैं? 2 क्रोमोसोम्स। वेरी गुड चेतना, गुड। चलो, ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया। अब अगर मैं ये बनाऊं अकेला क्रोमोसोम, दिस इज अ डायाड। डायाड क्यों है? डायाड क्यों है? क्योंकि इसमें 2 क्रोमैटिड्स हैं और ये क्रोमोसोम कितना है? कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इसमें? 1। वेरी गुड, वेरी गुड चेतना। चेतना, आपने लास्ट संडे वाला टेस्ट दिया था, कितने मार्क्स आए थे? पूरा पीसीबी वाला। गुड बुशरा, ठीक है। अब मेटाफेज में ये जो पेयर्स था, होमोलोगस पेयर आकर सेंटर इक्वेटर पे लाइन हो गया, ठीक है। इक्वेटर पे लाइन हो गया, यहाँ पे काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल आकर जुड़ गया, वही चीज सेम। काइनेटोकोर्स के साथ आकर स्पिंडल्स दोनों साइड से जुड़ गए और सेंट्रोमियर जो है वो खींचने लग गया दोनों साइड को, ठीक है। नाउ इट इज रेडी टू सेपरेट। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। मेटाफेजिक प्लेट यहाँ भी बन रही है। फिर उसके बाद आएगा एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है? फाइनली ये जो हमारे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स थे ये सेपरेट हो गए। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है? टेट्राड को जरा ध्यान से देखिए। जो पहले डायाड देखते हैं। जो एक ही क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये एक ही क्रोमोसोम के हैं ना, इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स होंगे, एक सपोज इसका ले लें और एक इसका ले लें, इनको हम, वेरी गुड मानसिका, इनको हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। तो अब मुझे बताइए, ये जो मेटाफेज 1 हुआ, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हुए हैं या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हुए हैं? कौन सेपरेट हुआ है? इसमें कौन सेपरेट होगा एनाफेज 1 में? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स या सिस्टर क्रोमैटिड्स? अरे कोई नहीं बता रहा। नॉन सिस्टर, वेरी गुड टिंकल, नॉन सिस्टर। यास्मीन देखिए, ये जो क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है पेयर का, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा टीलोफेज हुआ। टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा और हमारे पास 2 सेल्स आ जाएंगे। इसमें भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चले जाएंगे और दूसरे सेल में भी 23। ये समझ आया? 23 हो गए। अब आप लोग सोचेंगे कि हाफ तो यहीं पर हो गया ना, अब दूसरे मेयोसिस की क्या जरूरत है? क्रिस्टल क्लियर चेतना, दूसरे मेयोसिस की क्या जरूरत है? यहाँ पर हाफ तो हो गया, इसी स्टेज में हाफ हो गया, दूसरे मेयोसिस की क्या जरूरत है? पहले तो इंटरकाइनेसिस देखते हैं। इंटरकाइनेसिस क्या है? 2 मेयोसिस के बीच की स्टेज होती है, लंच ब्रेक, है ना, जिसमें सेल कुछ नहीं करता, सेल सिर्फ रेस्ट करता है। कुछ स्पीशीज के सेल्स के बीच में ये होता है, ठीक है। इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन इंटरफेज एंड इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज क्या होता है? 2 माइटोसिस के बीच में जो होता था, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है। इंटरकाइनेसिस क्या है? 2 मेयोसिस के बीच का स्टेज, इसमें डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा, क्योंकि डीएनए को तो हम हाफ कर रहे हैं, उसको रेप्लिकेट कर दिया तो फिर हमारा तो सारा पर्पस खराब हो गया ना। तो अब मुझे बताइए जरूरत क्या है? व्हाई डू वी नीड अ सेकंड मेयोसिस? मेटाफेज 1 में कुछ भी नहीं हुआ कृषिका। मेटाफेज 1 में यही जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे, जिनके बीच में अभी तक
थोड़ा सा टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा हुआ है, थोड़े से जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे के साथ, वो आकर इक्वेटर पर लाइन कर जाएंगे। काइनेटोकोर्स के साथ स्पिंडल जुड़ गई आके, स्पिंडल्स छोटे होने लग गए, तो ये दो हमारे जो होमोलोगस पेयर था, पेयर जो है वो बिछड़ जाएगा। ठीक है, इसमें एक क्रोमोसोम एक साइड पे चला गया, दूसरा दूसरे साइड पे। तो ऑब्वियसली अगर 46 क्रोमोसोम्स थे तो 23 एक साइड पे आ गए, 23 एक पोल की तरफ आ गए। ठीक है, तो 23 हो गए, तो अब तो हाफ हो गया ना, हमें तो हाफ ही करने थे। तो अब हमें सेकेंड मेयोसिस की क्या जरूरत है, सेकेंड साइकिल मेयोसिस का क्यों चाहिए? वो इसीलिए चाहिए क्योंकि अब हमारे पास एक में, वेरी गुड चेतना, इस सेल में ये आ गया, सपोज इसका पेयर दूसरे में चला गया, लेकिन अगर हम इस क्रोमोसोम को देखें, ये कितना है, ये एक क्रोमोसोम है, नो डाउट क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है, बट इस एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कंटेंट कितना है? डीएनए डबल नहीं है, ऑलरेडी रेप्लिकेटेड डीएनए ना, डीएनए कंटेंट तो डबल है इसमें। वेरी गुड, तो डीएनए कंटेंट इज डबल। हमें क्रोमोसोम्स तो हाफ करने हैं, हमें डीएनए कंटेंट भी तो हाफ करना है। तो हमें अब इस सिस्टर क्रोमैटिड्स को भी सेपरेट करना पड़ेगा। समझ आया? डीएनए कंटेंट डबल जो है दोनों में, अब हमें सिस्टर क्रोमैटिड्स को भी सेपरेट करना है। सो वी नीड टू सेपरेट सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करना है, इसलिए हमें अब दूसरे साइकिल की जरूरत है जो बिल्कुल माइटोसिस की तरह चलेगा। अब वो मुझे आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये जो मेयोसिस 2 है दिस इज सेम एज माइटोसिस। माइटोसिस में भी तो यही होता था, जो हमारा ऐसा क्रोमोसोम था जिसमें डीएनए कंटेंट डबल था, वो सेपरेट हो जाएगा और दो क्रोमोसोम्स बना देगा विद हाफ डीएनए कंटेंट। ठीक है, सो अब प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ये वही है जो आप लोगों ने मुझे क्लास की स्टार्टिंग में सारा बताया था। फिर भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ। अब हमें हमें क्या मिल गए हैं, दो सेल्स मिल चुके हैं, इसमें भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और इसमें भी हाफ है। क्रोमोसोम नंबर हाफ है लेकिन डीएनए कंटेंट अभी हाफ नहीं है। ठीक है, सो अब इसमें क्या होगा, प्रोफेज 2 में क्या होगा, जो सब कुछ मेयोसिस में होता था, आपने मुझे बताया था, इसमें क्रोमैटिन कंडेंस करेगा। ठीक है, इसमें सेंट्रियोल्स जो हैं वो पोल्स पर जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी और स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। ये चारों चीजें प्रोफेज 2 में होंगी, सेम बिल्कुल उस तरह। फिर ये दोनों सेल्स में चल रही है, जो हमारा मेयोसिस 1 के दौरान, मेयोसिस 1 के दौरान हमें दो सेल्स मिले थे, अब इसमें प्रोफेज 1 हुआ। अब मेटाफेज की बारी, ये सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर आ गए, काइनेटोकोर से जुड़ गया स्पिंडल, फिर उसके बाद सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, एनाफेज आया। अब ये जो देखिए, अब ये जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गए। कौन से फेज में सेपरेट हो गए? एनाफेज में। तो अब डीएनए कंटेंट जो होगा टीलोफेज में, अब टीलोफेज के बाद ऑब्वियसली दो सेल्स मिलते हैं ना हमें, तो टोटल हमारे पास कितने सेल्स हो गए? टोटल हमारे पास 4 सेल्स आ गए। और अब चारों में क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो गया है और डीएनए कंटेंट भी हाफ हो गया है। फर्स्ट मेयोसिस के बाद क्या हुआ था? फर्स्ट मेयोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो गया था लेकिन डीएनए कंटेंट तब भी डबल था। अब मेयोसिस 2 के बाद क्या हुआ? क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो गया, डीएनए कंटेंट भी हाफ हो गया, मेयोसिस 2 डन हो गई। किसी को इसमें डाउट? क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको? ऑल गुड ना? ये था हमारा मेयोसिस। ठीक है, इंटरेस्टिंग था ना? सो ये आप लोग खुद पढ़ लेंगे, सारी कहानी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पोल होगा, बिल्कुल होगा, बस मैं अभी इसको फिनिश करा दूं जल्दी से, फिर पोल करते हैं। मेयोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है? दो सिग्निफिकेंस है। एक तो है कि क्रोमोसोम नंबर कंजर्व्ड रहता है, मैंने आपको बताया कि 2n से पहले n बनना जरूरी है, गेमीट्स बनने जरूरी हैं ताकि वो फ्यूज करके फिर से क्रोमोसोम नंबर कंजर्व्ड रहे। ठीक है, देखिए जी लास्ट स्लाइड देखो, इसमें तो मैंने कुछ नहीं बताया, ये डायग्राम है,
और दूसरा इसमें है वेरिएशंस, क्योंकि जैसे योगिता ने पूछा था कि मैम क्रॉसिंग ओवर क्यों हो रही है, ये वेरिएशंस के लिए होती है। तो क्रॉसिंग ओवर होती है तो ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस आ रही है, जो कि बहुत जरूरी है, एवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद है माइटोसिस और मेयोसिस में डिफरेंस। अब आपको इतना क्लियर हो गया कि आप इसमें जितने सारे डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं ना। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है, ये जर्म सेल्स में होती है, इसमें एक ही साइकिल होता है, मेयोसिस में 2 साइकिल्स चलते हैं। तो ये सब आप लिख सकते हैं। मैंने आपको 10 डिफरेंसेस दे दिए, अराउंड 10 डिफरेंसेस, जिनको आप आराम से याद कर सकते हैं। तो आपके जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें भी काम आ जाएगा। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही था। तो अब आप लोग मुझे बताइए, जो मैंने आपका टेस्ट लेना है, आप वो पोल्स की फॉर्म में देना चाहते हैं या चैट बॉक्स में? मुझे पता है आप लोगों का आंसर क्या है वैसे, बट स्टिल, हाँ मुझे पता था। ठीक है, पोल्स में। चलिए, हाँ, सभी सभी एक जैसे हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो कह रहा है कि चैट बॉक्स। ठीक है, तो चलो मैं पोल आप लोगों को क्वेश्चन देती हूँ वन बाय वन। अनम इज लाइक मैम पोल हो जाए बस। ठीक है, चलिए तो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग सारे इसका आंसर पोल में देंगे। अब चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं करेगा, ठीक है? चलिए, फर्स्ट पोल लॉन्च कर दिया मैंने, जल्दी से जाके इसका आंसर दीजिए। चैट बॉक्स में कोई नहीं? हाँ जी सिमरन, टेक योर टाइम। कोई लीव नहीं करेगा बीच में, सभी पोल्स करके जाएंगे, ठीक है? सिग्निफिकेंट वाला मैं अभी बताती हूँ सिमरन, जस्ट पोल्स के बाद बताती हूँ, ठीक है? मुझे पोल्स के बाद याद दिलाना, अब स्क्रीन गायब हो जाएगी नहीं तो। चलिए, फर्स्ट में 7 बच्चों के वोट्स आए हैं अभी तक सिर्फ। चलिए, सेकंड क्वेश्चन भी लॉन्च कर दिया मैंने। हरी अप हरी अप हरी अप। मुझे 9 वोट्स आए हैं, बाकी बच्चे क्या पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, मैं तभी पोल्स नहीं करवाती हूँ। अगर मुझे पार्टिसिपेशन नहीं मिली तो नेक्स्ट टाइम मैं पोल्स नहीं करवाऊंगी। आई वांट मैक्सिमम आंसर। 10। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। थर्ड भी लॉन्च कर दिया मैंने, हरी अप जाके थर्ड का भी आंसर दो। गुड गुड गुड, थोड़ा फास्ट, टाइम हो गया हमारी क्लास का। फोर्थ भी लॉन्च कर दिया। चलिए, अब सबके आंसर दीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में एंड करने वाली हूँ, जल्दी से वोट दे दीजिए सभी। फर्स्ट पोल मैं एंड करने जा रही हूँ। योगिता, स्टार्टिंग से ऑल स्लाइड्स मैं आपको अभी रात को नोट्स भेज दूंगी, अभी नोट्स भेज दूंगी सारे। मैं तो रेगुलरली आपको नोट्स भेजती हूँ। चलिए, फर्स्ट पोल मैंने एंड कर दिया, 13 वोट्स आए हैं। 13 में से 5 बच्चों ने ए सिलेक्ट किया, 5 बच्चों ने बी। शाबाश, मुझे पता था इसमें कंफ्यूजन होगी। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब है कि क्रोमोसोम्स सुलझ रहे हैं। पहले वो टैंगल्ड थे, अब वो डी टैंगल्ड होंगे। सो जिन्होंने बी किया है वो सही है, द आंसर इज बी। कंडेंसेशन मतलब सुलझना। पहले तो क्रोमैटिन वो उलझे हुए हैं, टैंगल्ड हैं, अब डी टैंगल्ड हो गए। ठीक है, अब मैं सेकंड एंड करने जा रही हूँ। सेकंड में सिर्फ 10 वोट्स आए हैं, जिसमें से 4 बच्चों ने ए किया है और 3 ने बी किया है। सी वाला बेचारा जो आंसर सही है वो सिर्फ एक ही बच्चे ने किया है। कौन है ये जिसने सी सिलेक्ट किया है? क्योंकि इसका आंसर ही ये है, एस्टर एंड स्पिंडल फाइबर्स।
याद कीजिए एस्टर क्या होता है, जब हमने सेंट्रोसोम किया था, हाँ, सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं हर डायरेक्शन में। मानसी ने किया था, गुड। तो इसको हम कहते हैं एस्टर, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये स्पिंडल निकलते हैं इसमें से, तो ये माइटोटिक अपैरेटस है। क्रोमैटिड तो माइटोटिक अपैरेटस में आया ही नहीं ना क्रोमैटिड तो हो ही नहीं सकते, ना काइनेटोकोर है। तो एस्टर एंड स्पिंडल ये माइटोटिक अपैरेटस हैं जो माइटोसिस करवा रहे हैं, ठीक है। सो आंसर इज सी। सिर्फ एक बच्चे का सही था, बाकी सबका गलत। अब थर्ड देखते हैं। 12 बच्चों ने वोट किया था, जिसमें से 9 बच्चों ने सी किया, कुछ डी वाले भी हैं, कुछ ए वाले भी हैं। तो द आंसर इज न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। ये तो हमने इतनी बार पढ़ा है कि ये हमेशा गायब हो जाते हैं। फोर्थ में 11 में से 4 बच्चों ने सी किया, 4 बच्चों ने डी। शाबाश। इतना चीख चीख कर बोलने पर भी याद नहीं रहा कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ डिसॉल्व होता है, जिसमें कियाजमेटा बन रहा था। कौन से में? डिप्लोटीन में। द आंसर इज डी। जाइगोटीन में क्या हो रहा था? जाइगोटीन में साइनेप्सिस हो रही थी। दोबारा से याद कर लीजिए, ध्यान से सुनिए। लेप्टोटीन में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रही थी। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। डिप्लोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो रहा था। अब याद रखना सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। और सिग्निफिकेंस पूछा था सिमरन ने, 2 सही है, 2 गलत। नेक्स्ट टाइम सभी सही होने चाहिए, ठीक है। देखो, मियोसिस का एक सिग्निफिकेंस है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। पहले हाफ होंगे, फिर उसके बाद फ्यूजन होंगे, और फिर सेम हो जाएंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल इन्वॉल्व है, ठीक है। सो उनमें हाफ होना जरूरी है, ताकि फ्यूजन के बाद फिर से नंबर रिटेन हो जाए। और दूसरा है वेरिएशन, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, इसीलिए वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, जीन्स इंटरचेंज होती हैं, ठीक है सिमरन। 3 आउट ऑफ 4, गुड। चलिए, तो फिर आज की क्लास में हमने इतना ही करना था। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, यू गाइस कैन लीव।